गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, भारतीय राज्य व्यवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अब तक के पिछले 3 वीडियो में हमने कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत 2 युगों की बात की। 1885 से 1905 उदारवादी युग, 1905 से 1919 उग्र राष्ट्रवाद, 1920 से 1947 जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। आज इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। 1909 से 1919 के काल में भारतीय राजनीति में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहला, होम रूल आंदोलन चलाया जाता है जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इस आंदोलन में देते हैं। दूसरा, 1916 में कांग्रेस के दोनों धड़े, दोनों जो गुट बन गए थे, नरम दल और गरम दल, उदारवाद और उग्रवाद, इन दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, एक संधि समझौता हो जाता है जिसको हम लखनऊ समझौता कहते हैं, और ये दोनों धड़े पुनः एक हो जाते हैं। तीसरा, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होती है और उसी के आधार पर 1919 का अधिनियम भारत शासन के लिए लाया जाता है। इसी काल में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंग भेद की नीति के खिलाफ एक व्यापक सत्याग्रह चलाया और उस सत्याग्रह की सफलता प्राप्त करके 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद में बाल गंगाधर तिलक उस समय काफ़ी अस्वस्थ रहने लगे थे। गोखले जी का देहांत हो गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे नेता का उत्साह कम हो गया था। तो स्वयं ही कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस की जो फर्स्ट लाइन है, उसमें महात्मा गांधी आके खड़े हुए। महात्मा गांधी ने भारत में 1915 में चंपारण में, उसके बाद 1917 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके भारत की जनता के सामने इस महायंत्र का एक नायाब चेहरा प्रस्तुत किया। प्रारंभ में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के पक्षधर थे, और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब महात्मा जी भारत लौटे थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को पूरी तन मन धन से जनता को ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए प्रेरित किया था। सरकार ने उनको केसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं भारतीय राजनीति में हुई जिसके कारण महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी हो गए। और इसी घटना में जो पहला कारण है वो है जनता में घोर निराशा और असंतोष। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18, इस युद्ध के दौरान भारत की जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूरे तन मन धन से सहायता प्रदान की, और साथ ही इस युद्ध के दौरान भारतीय जनता में राष्ट्रवाद का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा था। भारतीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सपने देखने लगी थी। परंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तो सरकार ने युद्ध में व्यय जो हुआ उसकी वसूली जनता से करना शुरू किया। भारी मात्रा में करों की वसूली शुरू की गई। वस्तुओं के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गई। इसी काल में प्लेग, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां फैली, कई जगह अकाल पड़े। इसके बावजूद
ब्रिटिश सरकार का जनता के प्रति व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि दिनों दिन ब्रिटिश सरकार अधिक से अधिक कह सकते हैं हम लोग आक्रमण्य, उदासीन और असंवेदनशील होती चली गई। इसके बाद रॉलेट एक्ट आता है। ब्रिटिश सरकार युद्ध काल के बाद में आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण करने के नाम पर एक रॉलेट कमेटी बनाती है और उस रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप देते हुए उसे रॉलेट एक्ट का नाम देती है। इस कानून के में यह प्रावधान होता है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने समय तक नज़रबंद किया जा सकता है। इस कानून पर का मूल्यांकन करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इस कानून के लिए कहा था कि ये कानून बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। तो मोतीलाल नेहरू की इस टिप्पणी से हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि ये कानून कितना दमनात्मक था। इस कानून के विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया, परंतु बाद में तिथि बदल करके 6 अप्रैल कर दी गई। 7 अप्रैल को महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस कानून का विरोध करने के लिए पंजाब की जनता में विशेष उत्साह था। वहीं पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर जनता को कुचलने के लिए, जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे। 10 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को नज़रबंद कर धर्मशाला में भेजने का आदेश दे दिया, जिससे जनता और ज़्यादा उग्र हो गई। उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सरकार के इस कार्य का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। ये सभा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जा रही थी, परंतु जनरल माइकल ओ डायर ने अनावश्यक और अंधाधुंध गोली वर्षा करवा के 800 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड का जो प्रमुख उद्देश्य था वो पंजाब को आतंकित करना था। इस घटना ने राष्ट्र के मन और मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव डाला। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने मार्शल लॉ जारी रखने के विरोध में कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने इस हत्याकांड की पर लीपापोती करने के लिए, उसकी खानापूर्ति करने के लिए एक हंटर कमेटी गठित की। उस हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में जनरल डायर को कोई दंड देने के बजाय, कोई सज़ा देने के बजाय उसे ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य परोक्ष रूप से साबित किया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट ने भारतीय जनता को और अधिक असहनीय स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना खिलाफत आंदोलन की है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समुदाय से यह वादा किया था कि टर्की के सुल्तान के जो विशेषाधिकार हैं, उन्हें जो धर्मगुरु या खलीफा के रूप में जो विशेष अधिकार दिए हुए हैं, उन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा और खलीफा का सम्मान यथावत कायम रहेगा। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की के साथ सेवर्स की संधि की और उस संधि के द्वारा खलीफा के सभी अधिकार छीन लिए गए। इस वादा खिलाफी के कारण भारत के मुस्लिम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए और उन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का ये एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। इसके बाद कांग्रेस अपनी नीति में परिवर्तन करती है। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेता इसका विरोध करते हैं, परंतु
ये प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत होता है। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में भी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित करते हुए आंदोलन चलाने के समस्त अधिकार महात्मा गांधी को दे दिए जाते हैं। असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम और प्रगति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आंदोलन में जो कार्यक्रम और जो कह सकते हैं हम लोग साधन काम में लिए गए थे, उन कार्यक्रमों और साधनों ने भारतीय जनता में एक विशेष उत्साह और उमंग को जन्म दिया। तो जो कार्यक्रम इस आंदोलन के अंतर्गत चलाए गए उनमें सबसे पहला था सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग। क्योंकि जो भी सरकार से हमने वेतन के साथ या बिना वेतन के जो भी हमने पद धारण कर रखे हैं उसको भारतीय जनता को छोड़ देना है। सरकारी स्कूलों, अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना है। सरकारी अदालतों में नहीं जाना, उनका बहिष्कार करना है। विदेशी माल का बहिष्कार करना है। सरकारी अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोह में उपस्थित नहीं होना है। और क्लर्क, सैनिक या मजदूर के रूप में बाहर जाने के लिए इनकार करना है। ये नकारात्मक कार्यक्रम के साथ साथ असहयोग आंदोलन में कुछ सकारात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई, जिसमें बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़, काशी विद्यापीठ इत्यादि। दूसरा, पारस्परिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग की बात इस आंदोलन में की गई। जैसा कि पुराने समय में भी भारत में होता था कि पंचायत जो है वो लोकल जो इश्यूज होते थे, मुद्दे होते थे, उनका मिल बैठ करके समाधान कर लेती थी। तीसरा, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार करना है, जैसे स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी व्यवहार, स्वदेशी उत्सव, स्वदेशी हमारी कह सकते हैं हमारा पोशाक, सभी चीज़ों में स्वदेशी भाषा का प्रयोग और उसका प्रचार। हथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार करना है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो सबसे ज़्यादा हमारे अर्थव्यवस्था पर जो अटैक किया, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का जो काम किया था, वो यही था कि हमारा जो वस्त्र उद्योग था, जो हथकरघा और बुनाई चलती थी, जिसकी वजह से भारत में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, उसको पुनर्स्थापित करना। और अस्पृश्यता का अंत, ताकि समाज में ऐसा एक बड़ा वर्ग जो अछूत माना जाने के कारण राष्ट्रीय विचारधारा से, राष्ट्रीयता से दूर है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए। इस पूरे आंदोलन की प्रगति बहुत ही शानदार और बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का 1921 में भारत में आने का प्रोग्राम बना। तो शासन ने प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत और उसकी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए भारत की जनता पर अत्याचार और दमन का सहारा लेना शुरू किया। सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया। नेताओं को पकड़कर जेल में बंद करना शुरू किया। बहुत से बड़े नेताओं को कोई सभा करने, कहीं दूसरी जगह जाने पर रोक लगा दी गई। इन घटनाओं में ननकाना घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो 4 मार्च 1921 को एक गुरुद्वारे में हुई, जहां कुछ सिख शांतिमय तरीके से एकत्रित थे और सरकार ने यकायक वहां पर हमला करते हुए 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो सरकार जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ाती जा रही थी, जनता का उत्साह बढ़ता जा रहा था। 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हो जाने के बावजूद भी जनता का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब 1921 में 17 नवंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में उतरे, तो वहाँ पर भारतीय जनता ने हड़ताल के साथ उनका स्वागत किया। जनता के अपूर्व उत्साह और ब्रिटिश सरकार के दमन को देखते हुए आंदोलन के अंतर्गत कोई नवीन कदम उठाना जरूरी हो गया था। तो इसलिए महात्मा गांधी ने
वायसराय को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी कि शीघ्र ही सरकार अपनी दमन नीति पर नियंत्रण करे, अन्यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। परंतु 7 दिन का जो समय महात्मा गांधी ने दिया, उससे पूर्व ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर उत्साहित जनता ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार और 21 पुलिसकर्मी जल करके मर गए। महात्मा गांधी ने आंदोलन को बेपटरी होता देख, या हम यूँ कह सकते हैं कि उनके लक्ष्य के और आशाओं के साथ न चलता देख 10 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए और वो 6 वर्ष के लिए जेल में भेज दिया गया। ये बहुत एक बड़ा पहला व्यापक आंदोलन था, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं, जिसमें जनता का प्रत्येक वर्ग, जनता का प्रत्येक कह सकते हैं जनता का प्रत्येक वर्ग के साथ साथ महिलाएं, पुरुष, ग्रामीण, शहरी, बच्चे, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। परंतु फिर भी इस आंदोलन की कुछ दुर्बलताएं थीं और कुछ कमजोरियां थीं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ना। यद्यपि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन को एकाकार किया था, परंतु ये हिंदू मुस्लिम एकता के बजाय दोनों समुदायों में कट्टरता पैदा करने वाला एक घटना सिद्ध हुई। दूसरा, जिन आशाओं के साथ ये आंदोलन शुरू किया गया था, उस आंदोलन में एक छोटी सी घटना के कारण आंदोलन को स्थगित करना जनता पर मनोवैज्ञानिक तरीके से एक उसका दुष्प्रभाव पड़ा। जनता निराश हो गई और जैसे चकी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन न केवल अविवेकपूर्ण वरन बालक सदृश भी था, कि जनता ये मान के चल रही थी कि इस आंदोलन में हमें निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ एक और बिंदु ये था कि इसको हमें एकाएक स्थगित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सरकार तो दमन चक्र चला रही थी और दमन चक्र आंदोलन के बाद में और भी तीव्र हो गया था। आंदोलन का महत्व हम इसमें चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम 4 बिंदु यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें पहला है कि इस आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप प्राप्त कर लिया। सर्वसाधारण जनता इस आंदोलन के साथ जुड़ी, उन्होंने महात्मा जी को, कांग्रेस को एक अपना नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया। दूसरा, इस आंदोलन ने जनता को निर्भीकता प्रदान की। जनता सरकार का विरोध करने से डरती थी, परंतु गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से जनता को ये सिखाया कि किस प्रकार अहिंसक रहते हुए सत्यनिष्ठा के बल पर, सत्याग्रह के बल पर जनता सरकार का विरोध कर सकती है। तीसरा, जब तक ये आंदोलन चला, ब्रिटिश सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए भारत की जनता के साथ सहयोग करने की कोशिश भी की। उसी का परिणाम 1919 के अधिनियम के रूप में हमारे सामने आया। उसकी क्रियान्विति भी इन्होंने उदारतापूर्वक करने का प्रयास किया। इसके अलावा कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाए, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय स्वाभिमान, स्वदेश और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और देश की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, देश की शिक्षा का जो नज़रिया है, उसे राष्ट्रीय बनाने से देश की जनता को बड़ा भारी लाभ हुआ।